अब हम आते हैं अमेरिका की वर्चस्वता और भारत। अमेरिका और भारत के संबंध कैसे रहे? एक और अमेरिका 250 वर्ष या 250 वर्ष पूर्व स्वतंत्र हुआ देश, अत्यधिक विकसित देश, महाशक्तिशाली, और दूसरी ओर भारत जैसा एक नवोदित राष्ट्र जो 1947 में स्वतंत्र हुआ, और वो भी लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद। सही मायने में तो कहा जाए कि भारत एक राष्ट्र के रूप में तो बहुत बाद में आया। एक राष्ट्र के रूप में उसका निर्माण, उसका अपना नक्शा बहुत बाद में बना। भारत की अपनी स्वयं की अंदरूनी समस्याएं भी थीं, और इन सब के परिप्रेक्ष्य में, बैकग्राउंड में, जब भारत 1947 में स्वतंत्र होता है तो जो दो महाशक्तियां थीं, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, उनका रुख भारत के प्रति क्या रहता है थोड़ा जानें। चूंकि हमारा अध्याय अमेरिकी वर्चस्व पर है, हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अमेरिका का रुख भारत की ओर, और सोवियत संघ को उस हद तक हम उसके संबंधों का जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि सोवियत संघ अब एक विघटित देश, एक अस्तित्व में न रहने वाला देश है। तो अब हम देखते हैं अमेरिका और भारत के संबंध। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी स्वतंत्रता के पीछे जो कई कारण थे, अंदरूनी और बाह्य कारण दोनों, उनमें से एक कारण अमेरिका के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की वकालत करना भी था। भारत अंदरूनी कारणों से काफ़ी कुछ हद तक स्वतंत्रता की कगार पर खड़ा हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी का बढ़ता प्रभाव, ये तो एक कारण था ही भारत की स्वतंत्रता का, पर स्वतंत्रता को दिलाने में अंग्रेजों को विवश करने के कारणों में से एक कारण अमेरिकी दबाव भी था। अमेरिका सतत रूप से चाहता था कि भारत जो एक लोकतंत्र की वकालत करता है, एक लोकतंत्री देश की कल्पना करता है, उसे स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि अमेरिका स्वयं भी लोकतंत्री देश है और इंग्लैंड भी लोकतंत्री देश है। तो इससे लोकतंत्र की जो परिकल्पना है, लोकतंत्री विश्व की जो परिकल्पना है, इसको मजबूती मिलेगी। इस आशा से उसने, इस विश्वास से उसने इंग्लैंड पर दबाव बनाया, और अंततः इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्रता दी और 1947 में भारत एक स्वतंत्र देश घोषित हो गया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसा कुछ हुआ कि अमेरिका एक और जहां इस आस में बैठा था कि इस दो ध्रुवी विश्व में भारत अमेरिका के समर्थन में सामने आएगा। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं था अमेरिका की नज़र में, भौगोलिक दृष्टि से बहुत विशाल, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत विशाल, और साथ ही उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, जहाँ पर वो स्थित है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण था सामरिक दृष्टि से भी। इसके मद्देनज़र अमेरिका ऐसी आस लगाए बैठा था, ऐसी उम्मीद लगाए बैठा था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत उसके गुट में शामिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि भारत सोवियत गुट में चला गया, ऐसा नहीं है। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रखें कि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात किसी भी गुट में सम्मिलित ना होने का और स्वतंत्र और गुट निरपेक्ष नीति अपनाने का निर्णय लिया। मैं पुनः दोहरा दूं, अमेरिका उम्मीद में कि भारत उसके गुट में आएगा, अर्थात सोवियत गुट में नहीं जाएगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी गुट में शामिल होने की नीति के खिलाफ है, और वह एक स्वतंत्र नीति अपनाएगा और उसके तहत गुट निरपेक्ष रहेगा। ये गुट निरपेक्ष क्या है? पूर्व में भी मैं इसको बता चुका हूँ, एक बार यहाँ पुनः बताना उचित होगा कि गुट निरपेक्षता का अर्थ
किसी भी गुट से दूर रहना, जिसके प्रणेता थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमारी विदेश नीति को एक नींव दी, और साथ ही इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, फिर जोसेफ ब्रास टीटो, युगोस्लाविया के मुखिया, तत्कालीन मुखिया, और ऐसे इंडोनेशिया के सुकार्नो। इन चारों ने इस गुट निरपेक्षता के मंच का आधार रखा और इन्होंने स्पष्ट किया कि हम वे देश हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम कोई तीसरा गुट बना रहे हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम अमेरिका या रूस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा समय समय पर लिए गए सही निर्णयों के खिलाफ रहेंगे। नहीं, इसका केवल तात्पर्य ये था कि हम अपनी हित के अनुसार इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि हम किसका समर्थन करें। यानी मुद्दों पर आधारित नीति, मुद्दे दर मुद्दे हम ये तय करेंगे कि हमें किसका समर्थन करना है। यदि भारत के हित में अमेरिका द्वारा कोई कदम सही लगता है तो भारत उस मुद्दे पर लेकर अमेरिका का समर्थन करेगा और सोवियत संघ का विरोध करेगा। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दों पर यदि सोवियत संघ का स्टैंड, सोवियत संघ का निर्णय भारत को सही लगता है विश्व हित में और अपने हित में, तो वह सोवियत संघ का समर्थन करेगा। जब भारत ने ये नीति अपनाई तो अमेरिका को बहुत निराशा हुई। अमेरिका को एक तरह का झटका लगा, एक दुराशा मात्र सिद्ध हुई और परिणाम क्या हुआ, वो भारत से नाराज़ हो गया। दूसरे शब्दों में अमेरिका की भारत से नाराज़गी 1947 से ही है और वो नाराज़गी का आधार भारत के द्वारा स्वतंत्र नीति अपनाना है। अमेरिका तो एक कदम और आगे गया, निराश ही नहीं हुआ बल्कि उसने ये सोचा या वह ये सोचने लगा कि शायद एक भारत तीसरी ताकत के रूप में उभरने की तमन्ना रखता है और इस प्रकार वो भारत को शंका की दृष्टि से देखने लगा। भारत पर विश्वास करना उसने छोड़ दिया। भारत की विदेश नीति को संदेह के नज़रिए से देखना, भारत पर अविश्वास करना, ये अमेरिका की भारत के प्रति उसकी विदेश नीति का एक आधार बन गया। ये बहुत अहम बात है जो आपको सोचना है। प्रारंभ से ही वह शंका उसके मन में पनप गई कि भारत स्वयं एक स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरना चाहता है और इसीलिए उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से ऐसे 100-125 देशों का एक गुट खड़ा कर लिया है जिसका वो नेतृत्व करना चाहता है। तो इसका अर्थ ये कि अमेरिका ने न केवल भारत के प्रति अविश्वास और संदेह की दृष्टि से देखना शुरू किया, बल्कि अमेरिका ने भारत के पड़ोसी, भारत के प्रबल विरोधी पाकिस्तान को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया और इस प्रकार अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसी कारण भारत का पड़ोसी पाकिस्तान अमेरिका की ओर भी मुड़ गया और यहीं से आने वाले वर्षों में समस्याएं शुरू होती हैं। भारत के द्वारा स्वतंत्र खेमे में रहने का निर्णय का परिणाम यह हुआ, पहला, जो भारत का प्रबल विरोधी है, जो भारत के लिए हमेशा एक गले की फांस बना हुआ है और पाकिस्तान से भारत को होने वाली दिक्कतों का एक कारण अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन भी है। दूसरा परिणाम क्या हुआ कि भारत को अपने उद्देश्यों की पूर्ति में वो बाधक समझने लगा। अमेरिका का उद्देश्य क्या रहा होगा? वर्चस्वता, अपना प्रभाव बढ़ाना, अपने सैनिक अड्डे बनाना, अपना आर्थिक बाजार बढ़ाना। भारत को वह बाधक समझने लगा। इस मामले में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक
और तीसरा परिणाम क्या हुआ कि वह गुट निरपेक्षता को सतत रूप से नकारते रहा। कौन? अमेरिका। सदैव वो गुट निरपेक्ष आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखने लगा और लगातार गुट निरपेक्ष देशों में फूट डालने का प्रयास अमेरिका की विदेश नीति का एक हिस्सा बन गया। चौथा परिणाम क्या हुआ? चौथा परिणाम यह हुआ कि फूट डालने में जब सफल ना हो तो अमेरिका दबाव की नीति बनाता था, अमेरिका सहायता की नीति बनाता था। दबाव और सहायता, प्रेशर एंड हेल्प, उन देशों पे दबाव बनाता था कि हमारी तरफ आओ, और उनको एक तरीके से कैरेट ऑफर करता था, गाजर देता था कि आपको हम आर्थिक सहायता देंगे, आप निर्धन हो, आप गरीब देश हो, आपके आर्थिक ढांचे को बढ़ाने में हम मदद करेंगे। ऐसा बोलते हुए वह इनमें से कुछ देशों को अपने में मिलाने की कोशिश करता था। इन देशों को वो अपना पिछलग्गू बनाने का प्रयास करता था, अपने पीछे पीछे चलाने का प्रयास करता था। तो ये चार इसके परिणाम हुए भारत अमेरिकी संबंध की खटास के। और भारत की विदेश नीति तदनुसार, यानी पांचवा परिणाम, भारत की विदेश नीति तदनुसार एक तरीके से अमेरिकी विरोधी तो नहीं रही, पर अमेरिका के प्रति भारत का रवैया थोड़ा सा ठंडा गर्म होता रहा। छठवां परिणाम, भारत जो है गत 60-70 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद से सतत रूप से प्रगति करता रहा है। नवोदित राष्ट्रों में भारत एक ऐसा देश था जो सतत रूप से विकास के रास्ते पर बढ़ा, एक शक्ति बनता गया। तो भारत की इस बढ़ती शक्ति भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनी। तो इस प्रकार हमने ये समझने की कोशिश की है कि भारत अमेरिका के संबंध कैसे थे, तो उत्तर होगा खट्टे मीठे रहे। कारण क्या था? तो ये 6 कारण बता दिए। अब इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम, भारत को इसका खामियाजा समय समय पर भुगतना पड़ा, लेकिन भारत ने सतत रूप से एक स्वतंत्र नीति अपनाई, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता था कि इतने मुश्किल से अर्जित स्वतंत्रता को वह अमेरिका का पिछलग्गू बनकर खो दे। वह इस बात को अनुभव करता था कि किसी एक देश का पिछलग्गू बनना यानी उनका गुलाम बन जाना, और फिर वही दास्तान पुरानी दोहराई जाएगी जो अंग्रेजों के साथ भारत का हश्र हुआ। भारत अमेरिका के संबंधों में इन दोनों देशों के बीच यदि हम एक रेखा चित्र खींचें तो दिखता है बार बार खटास मिठास, दिखता है बार बार कि मित्रता की चाह दोनों के बीच में रही। मित्रता की चाह का कारण क्यों? क्योंकि अमेरिका शीत युद्ध के काल में सतत रूप से रूस के, सोवियत संघ के विरोध में खड़ा था, और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत किसी भी दृष्टि से उसके विरोधी महाशक्ति ताकत के साथ खड़ा हो। इसलिए वो जब तब भारत को एक कहना चाहिए भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करता था, लेकिन अंदर से सतत रूप से उसके मन में शंका थी भारत के व्यवहार को लेकर। तो मित्रता की चाह रही, कटुता भी रही, तनाव भी रहा, अलगाव भी रहा, और अविश्वास के दायरे में निरंतर उतार चढ़ाव आए। दूसरे शब्दों में भारत अमेरिका के संबंध सतत रूप से प्रगाढ़ होते चले गए हों, ऐसा नहीं रहा। सहजता और मैत्री के जो क्षण रहे वो एक तरीके से एक ऋतु की तरह रहे। वर्षा ऋतु में बादलों से घिरे आकाश में जैसे हम कह सकते हैं कभी कभी कुछ प्रकाश की किरण दिख जाती है, अंधकार, बादल, चारों तरफ बादल और बीच में कुछ ऐसी रोशनी दिखती है, तो ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहे। पर ये कुछ क्षणिक रहता था। बादल छटते थे तो प्रकाश, और अन्यथा अंधकार ही बना रहा। ये क्षणिक संबंध, ये मधुरता क्षणिक ही रही।
एक सततता उसमें नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के प्रसंगों पर यदि हम बात करें तो वैचारिक मतभेद भी हुए और व्यवहार में भी मतभेदों का प्रदर्शन बार बार होते रहा। वैचारिक और व्यवहार दोनों में ही। वैचारिक विविधता कैसे? अमेरिका विश्वास करता है पूंजीवादी विचारधारा में, भारत विश्वास करता था मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब दोनों पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा दोनों की अच्छाइयों को लेकर भारत ने अपनी योजनाएं, आर्थिक योजनाएं बनाई थी, जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने न तो पूंजीवादी विचारधारा का पूर्ण रूपेण पालन किया और न ही साम्यवादी विचारधारा का। वो तो एक तीसरी विचारधारा का प्रणेता बन बैठा जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कुछ हद तक सोवियत विचारधारा के अच्छे बिंदुओं को, जैसे योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास, प्लानिंग, जैसे संगठित तरीके से आर्थिक विकास, ऑर्गेनाइज्ड, जैसे पूंजी का निजीकरण, लेकिन ये पूरा नहीं। निजीकरण कुछ ही मामलों में बड़े बड़े जो उद्योग खोले गए वो सरकार ने खोले, उसे अपने निजी हाथों में रखा। लेकिन पूंजीवादी विचारधारा के क्या तत्व भारत ने अपनाए? पूंजीवादी विचारधारा के यानी बहुत से द्वार, व्यापार, बिजनेस आदि के द्वार लोगों के लिए खोल दिए। संपत्ति का वैसा समाजीकरण नहीं किया जैसा कि सोवियत संघ में या साम्यवादी विचारधारा में किया जाता है। यहाँ लोगों को धन अर्जित करने की छूट थी, आदि आदि। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद रखे। और उसके साथ ही व्यवहार में भी हम देखते हैं कि भारत जब भी भारत ने अमेरिका की ओर मदद मांगी है अमेरिका से, तो कई बार उसे निराश भी होना पड़ा। ऐसे अमेरिका ने जब भारत की ओर कई बार देखा है तो उसे वह अपेक्षित मदद, अपेक्षित सहयोग नहीं मिला जो अमेरिका एक विश्व ताकत के रूप में चाहता था। चलिए अब हम बात करते हैं, इतना जानने के बाद कि भारत अमेरिका के संबंधों में कटुता, मिठास, उतार चढ़ाव रहा है, इसके कुछ उदाहरण अब हम देखें। उदाहरणों की बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य जो मुख्य मुद्दे हैं मतभेद के, वो क्या हैं? किन बातों में दोनों में विरोध है? पहला मुद्दा सबसे बड़ा जिसने कटुता पैदा की है वो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विचार। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तो इन दो बातों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में सतत मतभेद रहे। अमेरिका की जो पूरी राजनीति है और उसका जो पूरा हित है, वो जो पुराने साम्राज्यवादी देश थे जो एम्पायर बिल्डिंग में विश्वास करते थे, उसके हितों के साथ मिला हुआ। यानी अमेरिका ने स्पष्ट किया है समय पर कि वह साम्राज्यवादी विचारधारा में विश्वास करता है। उसके संबंध जो हैं वो बड़े प्रगाढ़ हैं, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, पुर्तगाल के साथ और स्पेन के साथ। ऐसे जो भी देश रहे, हॉलैंड, जो साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित रहे या जिन्होंने इस पर विश्वास किया, उनके साथ इसके संबंध। जबकि भारत इसके सख्त खिलाफ रहा है, क्योंकि भारत स्वयं इस साम्राज्यवादी नीतियों का भुक्तभोगी रहा है। अमेरिकी नेताओं ने कभी भी साम्राज्यवादी विचारधारा की निंदा या विरोध नहीं किया, मौन ही रखा। भारत ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भारत उपनिवेश रहा इंग्लैंड का, और उपनिवेश होने के नाते भारत ने उसकी जो कीमत चुकाई है, भारत उसे कतई नहीं भूल सकता। अमेरिका ने उपनिवेशों को नव उपनिवेश के रूप में बनाने की कोशिश की। अब पुरानी उपनिवेशिक विचारधारा खत्म हो गई थी, लेकिन अमेरिका अपने तरीके से
ऐसे खेमे बनाकर आखिर क्या प्रयास कर रहा था? एक तरीके से ये खेमे के देश एक तरीके से उसके लिए उपनिवेश का ही कार्य कर रहे थे, और भारत तो उपनिवेश के सख्त खिलाफ था, उपनिवेशवादी नीति के सख्त खिलाफ था। तो पहला मुद्दा जिस पर दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है वह है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर भारत और अमेरिका के बीच के विचार। अमेरिका का मौन भारत के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा। अमेरिका का इन बातों पर जो मौन है वो भारत के लिए हमेशा चिंता, शंका का विषय रहा। दूसरा मुद्दा, मैंने जैसे बताया, वैचारिक भिन्नता। अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा बनाम भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार, ये दोनों में कुछ अंतर है, एक तरीके से आधारभूत अंतर है। भारत जहां सुनिश्चित करता है कि गरीबों को देखकर वह अपनी योजनाएं बनाएगा, उसकी योजनाएं, आर्थिक योजनाएं, सामाजिक योजनाएं ऐसी हों जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। महात्मा गांधी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मुखिया थे, उन्होंने कहा था कि विकास उसे कहते हैं जिसमें अंतिम व्यक्ति तक उसकी अनुभूति हो। भारत उस पद्धति में विश्वास करता था, जबकि अमेरिका विश्वास करता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सक्षम वह आगे बढ़ेगा, जो नहीं है वह पेरिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा अंतर तो हो गया इस विचारधारा का अंतर, इस सोच का अंतर। तीसरी बात हम आते हैं कि चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई, 1949 में चीन में साम्यवाद आया अपने आधुनिक रूप में, जिसके प्रणेता थे माओ जे डोंग, जिसे उनकी भाषा में तत्कालीन समय में माओ त्से तुंग कहते हैं। वो माओ जे डोंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवाद आया और चीन एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में सामने आया। भारत ने इस चीन के नए रूप को मान्यता देने में कोई विलंब नहीं किया। उसने तुरंत अपने हित को सोचकर दिसंबर 1949 में चीन को मान्यता दे दी। मान्यता देने का अर्थ क्या है? यानी मान लिया कि विश्व के नक्शे में चीन एक आधुनिक देश के रूप में इस तरीके से अब है, चीन के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। ये अमेरिका को नागवार गुजरा। कारण क्या था कि अमेरिका तो साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ था, और ऑलरेडी सोवियत संघ जो चीन का पड़ोसी है वहाँ साम्यवाद का बोलबाला था। तो इस बढ़ते हुए साम्यवादी प्रभाव के खिलाफ अमेरिका था। वो कैसे बर्दाश्त करता कि भारत जैसा एक नवोदित राष्ट्र, वो भी लोकतंत्री राष्ट्र, साम्यवाद का समर्थन करे। लेकिन भारत ने चीन को मान्यता प्रदान की, और ये मान्यता प्रदान करना अमेरिका को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। तो चीन को लेकर जो मतभेद हुआ, वो मतभेद समय के साथ और गहराता गया। अमेरिका के लिए बढ़ते समाजवाद या साम्यवाद का प्रभाव एक चिंता का विषय बन गया। चौथा बिंदु जिस पर हम बात करेंगे वह है हिंद चीन की समस्या। हिंद चीन की समस्या, इससे भी दोनों के बीच में कटुता आरंभ हुई। हिंद चीन देखिए कहाँ है। शुरू में फ्रांस की सरकार ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए अमेरिका से सैनिक सहायता मांगी। किसने? फ्रांस ने। हिंद चीन किसका उपनिवेश था? फ्रांस का था। फ्रांस की कॉलोनी थी। उपनिवेश का अर्थ होता है कॉलोनी, और कॉलोनी के मायने क्या होते हैं? कॉलोनी का तात्पर्य होता है क्या होता? सही मायने में कॉलोनी मतलब या उपनिवेश मतलब उस देश का मुख्य हिस्सा होना नहीं होता। कॉलोनी का अर्थ होता है वह क्षेत्र जो कब्जे में ले लिया गया है किसी कारण से, चाहे वो सैनिक अड्डा बनाने के लिए, चाहे वे वहाँ के संसाधनों का दोहन के लिए, या कोई अन्य कारण। दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य यह है कि उपनिवेश एक तरीके से
गुलामी क्षेत्र हो जाता है, जैसा भारत था। भारत से संसाधनों का पूरा उपयोग अंग्रेजों ने किया, भारतीयों को उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो फ्रांस भी चाहता था कि हिंद चीन उसका उपनिवेश बना रहे, और इसलिए उसने अमेरिका से सैनिक सहायता मांगी, जिसे अमेरिका ने उस मदद के प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि उसे भय था कि हिंद चीन से लगा हुआ जो चीन का हिस्सा है, चीन है, वह कहीं अपने साम्यवादी विचारधारा के क्षेत्र को और ना बढ़ा दे। तो साम्यवादी विचारधारा के संभावित भय ने अमेरिका को फ्रांस को मदद देने में मदद की, और उसने फ्रांस को सहायता दी। भारत ने इसका सख्त विरोध किया। विरोध का कारण था किसी क्षेत्र को उपनिवेश बनाए जाने की खिलाफत। भारत किसी भी क्षेत्र को उपनिवेश के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत स्वयं उपनिवेशवाद नीति का भुक्तभोगी रहा है। और बदलते समय में जब बहुत से देश स्वतंत्र हो रहे थे, फ्रांस द्वारा सहायता मांगा जाना और अमेरिका के द्वारा उसे देना भारत को नागवार गुजरा, और भारत ने इसका सख्त विरोध किया। हिंद चीन की समस्या को लेकर और अमेरिका के सैनिक शक्ति का प्रयोग, सैनिक शक्ति के माध्यम से सुलझाने का प्रयास भारत के लिए कटुता का कारण बना। और भारत ने हमेशा चाहा कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं केवल शांतिपूर्ण ढंग से उसको सुलझाई जाएं, किसी तरह की सैनिक हमले या सैनिक गतिविधि ना की जाए। लेकिन अमेरिका ने ऐसा ना कर करके भारत की नाराज़गी मोल ली, और ये भी हिंद चीन का मामला भी इस तरह दोनों देशों के बीच में कटुता का कारण बना। पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण है कश्मीर का प्रश्न। पांचवा कारण है कश्मीर का प्रश्न। क्या है कश्मीर का प्रश्न? कश्मीर की समस्या पर तो आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। कश्मीर की समस्या की गहराई को यदि आपको समझना है तो उसके लिए आपको कश्मीर समस्या से संबंधित अन्य साहित्य या अन्य वीडियोस देखने होंगे। फिलहाल आप इतना जान लें कि कश्मीर की जो समस्या थी, अमेरिकी प्रतिनिधि ने साफ स्वीकार किया था कि भारत में कश्मीर का विलय जो हुआ है वो विधिवत है, न्याय संगत है, तर्क संगत है, वाजिब है। ख्याल करिए, 1947 की घटना के बाद जब ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ से वहाँ पर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा था, स्वीकार किया था कि ये क्षेत्र जो है वह भारत का है, भारत में विलीन हो चुका है और विधिवत, न्याय संगत, तर्क संगत है। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो मामला सुरक्षा परिषद में जब गया, वहाँ पर अमेरिका ने अपना रवैया, अपना नज़रिया बदल दिया। 1947 में कश्मीर पर किए गए आक्रमण के बाद भारत पाकिस्तान के विरुद्ध न्याय के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक वैश्विक मामला होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शांति पर विश्वास करते हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर 1947 को ये मामला सुरक्षा परिषद को सौंप दिया उनके निर्णय के लिए। वहाँ पर अमेरिका ने भारत के इस प्रस्ताव का विरोध किया और दूसरे शब्दों में पाकिस्तान का पक्ष लिया। देखिए कैसे स्थितियाँ बदलती हैं। आखिर ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि तब तक अमेरिका को स्पष्ट हो चुका था कि भारत अमेरिका का पिछलग्गू देश नहीं बनेगा। तब तक ये स्पष्ट हो चुका था कि भारत की विदेश नीति एक स्वतंत्र विदेश नीति रहेगी। तो अमेरिका ने पैंतरा बदला और जैसा मैंने शुरू में कहा, उसने पाकिस्तान का पक्ष लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत विरोधी था। तो
माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र। ये नीति को अपनाते हुए अमेरिका ने यदि भारत से उसकी सहमति नहीं हुई तो उसने भारत के विरोधी से अपनी मित्रता बढ़ाई और अपना रवैया भी कश्मीर के प्रति बदल दिया और उसका विरोध किया। अमेरिका की इस भूमिका के कारण भारत की जो जनता है वो अमेरिका के सख्त खिलाफ हो गई। यानी प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि भारत जो है वह सतत रूप से अमेरिका की कड़वाहट को सहता आ रहा था और उस कड़वाहट का आधार यही था कि भारत ने एक स्वतंत्र नीति अपनाने का निर्णय लिया था। तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी दोनों के बीच में सतत रूप से कड़वाहट बनी हुई है और इसीलिए जब भी भारत का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में जाता है, भारत अपने समर्थन में जब कश्मीर के लिए बात करता है, तो अमेरिका एक स्थायी सदस्य होने के नाते उसने जब तब वीटो के अधिकार का उपयोग करके भारत के प्रस्ताव को नकार दिया है, उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया है।